नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपका एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इस चैप्टर से जुड़ी हुई टोटल 3 क्लासेस में चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने तीनों क्लासेस को अच्छे से लगा लिया होगा, बुनियादी तौर पे सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, सेक्शंस को पढ़ लिया होगा, प्रोविजंस को समझ लिया होगा। आज की क्लास नंबर 4 रहेगी और आज की क्लास के अंदर आज हम अलग अलग सेक्शंस को डिटेल में जाकर के स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैं हमेशा आप सभी को एक ही बात कहता हूं, जितने भी बच्चे डायरेक्टली इस पार्ट के ऊपर आ गए हैं और अगर आप लोग कैपिटल गेन को समझना चाहते हैं तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग सीक्वेंस में समझिए। जब तक आप लोग पहले पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा, जब तक आप लोग सेकंड पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक पार्ट थर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग क्लास 4 आज की क्लास को समझना चाहते हैं तो बुनियादी तौर पे फाउंडेशनल लेवल पे आपको इससे पहले वाली 3 क्लास को समझना ही पड़ेगा, और कोई अल्टरनेटिव आप सभी के पास है नहीं। क्योंकि लास्ट क्लास के दरमियान हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के चर्चा किया था और हम लोगों ने देखा था जब भी आप लोग कैपिटल गेन को कंप्यूट करते हैं, चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, और बुनियादी तौर पे जब आप इंडेक्सेशन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और एक बार जब आप लोग ग्रॉस जो कैपिटल गेन आता है आप सभी के पास, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उसको निकालने के बाद हमें एग्जम्पशन देखने को मिलते हैं अलग अलग सेक्शन के अंडर। जहां पर लास्ट क्लास के दरमियान मैंने आपको समझाया था एक सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 54। सेक्शन 54 के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरीके से एक व्यक्ति, एक पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर हो, अगर वो अपने रेजिडेंशियल हाउस को ट्रांसफर करके कहीं और जगह पे अगर एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदता है तो उस केस में वो सेक्शन 54 के एग्जम्पशन को ले सकता है। उससे जुड़ी हुई तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या समझने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं इससे आगे वाले सेक्शन को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर आप लोग समझ लीजिएगा, जब भी आप लोग कैपिटल गेन की बात करते हैं, जब भी आप लोग कैपिटल गेन को पढ़ते हैं तो टोटल करीब करीब 8 ऐसे सेक्शन है जिनके अंडर आपको एग्जम्पशन देखने को मिलता है। अगर आप लोग देखेंगे 2, 4, 6, 8 और आपका कितना हो गया 9, टोटल कितने हैं 8 नहीं है, टोटल 9 सेक्शन है। माने अलग अलग कितने सेक्शन आपको पढ़ने हैं, 9 सेक्शन पढ़ने हैं, जिनकी हेल्प से आप लोग कैपिटल गेन के अंदर क्या किसका बेनिफिट ले सकते हैं, एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इससे पहली क्लास के अंदर मैंने आपको सेक्शन 54 सेक्शन 54 को डिटेल में समझा दिया था। अब आपको समझना क्या है किस किस तरीके से क्लास आगे चलेगी, ध्यान दीजिएगा। हम इससे आगे आज की क्लास के अंदर सेक्शन 54 बी को पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग सेक्शन 54 डी को पढ़ेंगे। मैं आप सभी को बताता चलूं, सेक्शन 54 डी बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से एक सवाल हर साल एग्जामिनेशन के अंदर आता ही आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 54 ई सी को, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे सेक्शन 54 डबल ई को। ये दोनों आप लोग एक साथ पढ़ेंगे, माने यहां पे आपका सीक्वेंस बनेगा। सेक्शन बी और सेक्शन डी को एक क्लास में पढ़ेंगे आप लोग, सेक्शन 54 ई सी, सेक्शन 54 डबल ई को एक क्लास के अंदर पढ़ोगे, और जो भी आपका सेक्शन है जी हो गया, जी हो गया और जी बी, ये तीनों सेक्शन को आप लोग एक क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग मान के चले ये एफ भी एक क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। माने आप लोग ये मान के चले यहां पे सेक्शन 54 को तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे आने वाली क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3, 3 क्लासेस और लगेंगी, हम पूरे एग्जम्पशन को समझ पाएंगे डिटेल में जाकर के। वरना मैं सीधा आपको चार्ट लाके दे दूं जो किताब में दिया हुआ है, फिर आपको क्लैरिटी नहीं होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगी। आज की क्लास के अंदर हम लोग सेक्शन 54 बी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक चीज की और क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूं, चाहे आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हो, चाहे आप लोग ऑनर्स के बच्चे हो, चाहे आपका सेमेस्टर 3 रहा हो, चाहे आपका सेमेस्टर 5 रहा हो, मेरी बात की गांठ बांध
ध्यान लीजिएगा, ये जो टोटल 9 सेक्शन है, इन 9 सेक्शन के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, माने प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। अलोंग विद आप लोग ये मान के चले 6 मार्क्स की थ्योरी हर साल यहां से पूछी जाती है। अगर आप लोग पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे, तो आप लोग पाएंगे भैया ने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सही थी। तो आप लोग मान के चले, अगर आप लोग इन 9 सेक्शन को पढ़ लेते हैं, इन 9 सेक्शन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो कम से कम थ्योरी वाला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। और जब मैं लास्ट क्लास लेके आऊंगा आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, वहां पर जाकर हम लोग इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इलस्ट्रेशन को करने वाले हैं। क्लियर? तो यहां से आपको एक रोड मैप मिल गया होगा कि एग्जैक्टली कितने सेक्शन हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं और किस किस तरीके से सीक्वेंस आपको मेंटेन करके चलना है। अब जैसे पिछली क्लास के दरमियान हमने क्या पढ़ा, हमें क्लैरिटी मिल गया कि सर सेक्शन 54 के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें ट्रांसफर करना होगा। किसको ट्रांसफर करना होगा? हमारा जो रेजिडेंशियल हाउस है, अगर आप सभी को बात पता हो तो जो हमारी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसी को ट्रांसफर करना होगा। और यहां पे जो मेरे को कैपिटल गेन होगा, उस कैपिटल गेन के अंदर अगर मैं एग्जम्पशन लेना चाहता हूं अंडर द सेक्शन 54, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वापिस से एक प्रॉपर्टी को परचेज करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा। और ये जो आपका परचेज और कंस्ट्रक्शन है ना, अगर आप लोग करवाते हैं तो उसी के बाद आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन का बेनिफिट मिलता है। इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली चर्चा कर चुके हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले कौन से सेक्शन को पढ़ेंगे? सबसे पहले आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेक्शन 54B, याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे, 54B के बाद आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग सेक्शन 54D को पढ़ेंगे। दोनों सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब यहां पे समझिएगा, ये जो सेक्शन है 54B, ये कब लगेगा, जब आपको कैपिटल गेन हुआ है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपको क्या हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, माने आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा था। अब कुछ बातें हैं जो आपको प्रोविजन में दिखेंगी, लेकिन वहां पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा। वो आपको तभी समझ में आएगी जब अभी की बातों पे मेरी पे फोकस करेंगे। जैसे अगर आपके पास कोई जमीनी टुकड़ा है, लेट अस से ये मेरे पास एक लैंड है जिसके ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। तो अगर हम खेती करते हैं तो खेती वाली जमीन है, दैट इज द एग्रीकल्चर लैंड। और एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप लोग ट्रांसफर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफर करने के बाद जो यहां पे इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कैपिटल गेन होता है, उस कैपिटल गेन के अंदर आप लोग एग्जम्पशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग अंडर द सेक्शन 54B। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब यहां पे बुनियादी तौर पे कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो भी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड होती है, याद रखिएगा, यहां पे ये 2 जगह पे डिवाइड होती है। या तो ये आपकी गांव में होगी, आप सभी समझ पा रहे होंगे ये जमीन कहां पर है, आपकी गांव में है, या तो फिर कहां पे है, आपकी शहर में है। माने एक आपका अर्बन होता है, एक आपका रूरल होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, ये रूरल एरिया में होगी और ये कहां पे होगी, आपकी अर्बन एरिया में होगी। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है कि जब आप लोगों ने कैपिटल गेन की बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कैपिटल गेन एसेट्स के ऊपर होता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जो आपका गांव के अंदर जो जमीनी वाली खेती है, एग्रीकल्चर लैंड है, इसको आपके जो एसेट है उनके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। माने गांव के अंदर अगर आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी को, जो आपकी खेती हर प्रॉपर्टी है या फिर खेती वाली जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, तो उस केस में ये आपका एसेट नहीं है। और यहां पे अगर ये एसेट नहीं है तो यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, नो कैपिटल गेन। याद रखिएगा, यहां पे क्या नहीं होगा बच्चों, कैपिटल गेन नहीं होगा। हां, अगर आपकी ये जमीन शहर के अंदर है और शहर के अंदर अगर आप लोग अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर करते हैं, सेल आउट करते हैं, उस केस में आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। जो मुनाफा, जो प्रॉफिट आपको बनेगा वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा और उस कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। लेकिन आप लोग क्लेम कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 54B, अगर आप लोग इस सेक्शन की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो मेरी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर आपका जो खेती वाला हिस्सा है जमीन का, अगर आपकी एग्रीकल्चरल लैंड गांव के अंदर है, रूरल एरिया के अंदर है, तो आप लोग मान के चले इसको एसेट के अंदर रखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो यहां पे तो कोई कैपिटल गेन होगा ही नहीं, और जब कैपिटल गेन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स का कोई जिक्र नहीं आएगा। लेकिन
अगर आपकी जमीन शहर के अंदर है, क्या शहर में शहर के लोग खेती करते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टैंडिंग बात, अंडरस्टूड बात है कि जब आपका ये प्रोविजन बनाया गया है, सेक्शन दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है करते होंगे, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप अपनी एग्रीकल्चरल लैंड जो कहां पर है, आपकी शहर के अंदर है, अर्बन एरिया के अंदर है, अगर आप उसका ट्रांसफर करते हैं, उसके ऊपर अगर आप लोग कैपिटल गेन होता है, तो उस केस में अगर आप लोग एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो वी कैन अप्लाई या फिर वी कैन क्लेम अंडर द सेक्शन 54B। उम्मीद करता हूं बात आपको क्लियर रही होगी, यहां तक चीजें आपको बेटर वे में समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जब भी मैं एग्रीकल्चरल लैंड की बात करूंगा, सेक्शन 54B की बात करूंगा, जब भी आप लोग किसकी बात करेंगे, सेक्शन 54B की बात करेंगे, तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं और ये कहां पर होगी, ये आपके अर्बन एरिया में होगी। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था, जो आपका सेक्शन 54 था, इससे पहले इसका बेनिफिट केवल और केवल इंडिविजुअल उठा सकते थे, प्लस में आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उठा सकता था। इसके अलावा पर्सन की जो डेफिनेशन के अंदर कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो आपका एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे वो आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, ये तमाम लोग यहां पे 54 सेक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा की थी। सिमिलर मैनर में भाइयों और बहनों, अगर आप लोग सेक्शन 54B का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये सेक्शन 54B का बेनिफिट केवल और केवल इंडिविजुअल को मिलेगा और केवल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगा। माने आप लोग ये कह सकते हैं कि सर हमें ये समझ में आया, जो हमारा सेक्शन 54B है, जो हमारे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, उस केस में या तो आपका इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, हमें यह समझ में आ गया। कौन क्लेम कर सकता है? इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्लेम कर सकता है। यहां पे जो भी आपके पार्ट बच गए, जैसे आपका फर्म हो गया है, ये क्लेम नहीं कर सकता है, जैसे आपका कंपनी हो गया है, क्लेम नहीं कर सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्लेम नहीं कर सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आपका क्लेम नहीं कर सकता है। ये सब लोग कहीं पे भी कुछ क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग 54B का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो केवल दो ही लोग हैं जो आपका इस सेक्शन के अंडर एग्जम्पशन को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के चर्चा करते हैं ताकि हमें चीजें बेटर वे में क्लियर हो, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अभी क्या पढ़ने वाले, डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अगर आप लोग बात करते हैं सर सेक्शन 54B की, तो ये प्रोवाइड करता है एग्जम्पशन को। क्या प्रोवाइड करता है? आपको एग्जम्पशन को टू द इंडिविजुअल और द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी आपको कराया ना, या तो आप इंडिविजुअल इसका बेनिफिट उठा सकते हैं इस सेक्शन का, या तो हिंदू अनडिवाइडेड वाले आपका इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब अगर ये दोनों इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेल करते हैं आपकी अपनी एग्रीकल्चरल लैंड, जो कहां पर है बच्चों, मैंने बताया था अर्बन एरिया में है। कहां पर है? ये आपका अर्बन एरिया में है। जो आपका रूरल में है तो वो आपका एसेट इंक्लूड ही नहीं होगा। ये सेल करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को एंड इन्वेस्ट करते हैं द कैपिटल गेन इन अदर एग्रीकल्चरल लैंड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इन्वेस्ट या फिर एक शब्द आप लोग यहां पे कह सकते हैं री इन्वेस्ट। इसमें कोई यहां पे ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि यहां पे भी वही कंडीशन है जो सेक्शन 54 के अंदर थी। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 54 की कंडीशन ही यही थी कि आपको बेचना भी आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही है और उस पैसे के बदले में जो आपको पैसा मिला उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ही खरीदना पड़ेगा। सिमिलर मैनर में यहां पे भी ये कंडीशन प्रोविजन के अंदर लिखी हुई है। अगर आप लोग सेक्शन 54B सेक्शन 54B का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अर्बन एरिया के अंदर जो आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, आप उसको क्या कीजिएगा? ट्रांसफर कीजिएगा, सेल कीजिएगा। ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा आया, जो कैपिटल गेन हुआ, अगर आप लोग एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा या बच्चा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पर? अदर एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर। क्लियर है? आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पे आपका एग्रीकल्चरल लैंड है उसके अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे
आपके रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की कंडीशन थी। यहां पे मैं आपका अर्बन लिख रहा हूं ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। अर्बन जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है वही ट्रांसफर करना है, वही सेल करना है और उसी के अंदर ही आपको दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप लोग इस सेक्शन का एग्जम्पशन लेना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्या सेट करना चाहती है गवर्नमेंट या फिर लोग क्या ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहता है? टू एनकरेज कंटिन्यूटी ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। जितने भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हैं वो सारे कंटिन्यू रहे, उनको एनकरेज करने के लिए आपके इस सेक्शन का फॉर्मेशन किया गया, इस सेक्शन को डाला गया ताकि जितने भी किसान भाई है वो इस चीज का बेनिफिट उठा सके। अब उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मैं डिटेल में समझा पाया होऊंगा। सेक्शन 54 की तरह ही, सेक्शन 54 की तरह ही सेक्शन 54 बी एग्रीकल्चरल लैंड से जुड़ा हुआ है, उसके ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, उस ट्रांसफर के अंदर जो कैपिटल गेन हुआ उसके एग्जम्पशन से जुड़ा हुआ है। बस शर्त यह है कि वो जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है वो कहां पे होना चाहिए? अर्बन एरिया के अंदर होना चाहिए। आप उसको सेल आउट करके उस पैसे को जो कैपिटल गेन हुआ है उसको इन्वेस्ट कीजिए दोबारा से एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आपके पास वो गांव के अंदर है तो वो एसेट के अंदर आएगी ही नहीं। आप लोग इसको मान के चले वहां पे कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे आप लोग मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो सेक्शन 54 भी आपको समझ में आया। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्यों या फिर ये कब एप्लीकेबल होगा इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मोटी मोटी बातें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। देखिए हम लोग इसकी एप्लीकेबल किस किस के ऊपर होगा याद रखिएगा। हम इस मुद्दे पर बात की है कि इंडिविजुअल पे होगा या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे होगा। थोड़ा फोकस कीजिएगा, यहीं से सवाल बनेगा। सवाल के अंदर क्या कह देगा, जैसे उसने कैसे लिख दिया, कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के पास एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, अब यहां पे दो आपके मेथड बन सकते हैं। ये एग्रीकल्चरल लैंड आपके अर्बन एरिया के अंदर हो सकती है और ये जो लैंड है ये आपके रूरल एरिया के अंदर हो सकती है। ठीक है, और यहां पे आपको कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, रूरल वाला तो सेक्शन 54 बी को बेनिफिट ही नहीं ले सकता है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर कंपनी ने आपके अर्बन एरिया के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को, जो इसकी एग्रीकल्चरल लैंड थी, इस एग्रीकल्चरल लैंड को सेल कर दिया है और इसको माय डियर फ्रेंड्स 50 लाख का मान लीजिए कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, आपका क्या हुआ है? कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है तो अब सवाल क्या कहेगा कि बताओ इसको सेक्शन 54 बी का एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है सर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी और सेक्शन 54 बी की कंडीशन क्या है कि ये जो सेक्शन का बेनिफिट इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उठा सकते हैं, ओनली एंड ओनली। ठीक है, शब्द क्या लिखा हुआ है? ओनली। ओनली का माने आप लोग समझते हैं, बहुत इतना तो आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं, केवल। ठीक है, ये दोनों ही हो गए, इसके अलावा कंपनी का तो कोई रूल ही नहीं है। ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए सवाल में ऐसी चीजें डालते हैं। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि भैया ने बिल्कुल सही बात बताई थी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? एसेट ट्रांसफर्ड मस्ट बी एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन और रूरल एरिया। मैं फिर बता रहा हूं, हम किस पे फोकस करेंगे? अर्बन के अंदर बात करेंगे। रूरल आपका यहां पे मैं काट देता हूं, ये आपका करेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग इतना मान के चले, आपको क्या करना है? अर्बन वाला ही हिस्सा यहां पे लिख लेना है। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा, एग्रीकल्चरल लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय, किस कौन यूज कर रहा है उस जमीन को? एसएससी यूज कर सकता है जो टैक्स पेयर है, ही हिज और हर पेरेंट्स यूज कर सकते हैं, या एचयूएफ मेंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी मेंबर क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पे फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस इन एटलीस्ट 2 ईयर, कितने साल की बात हो रही है? कम से कम 2 साल की बात हो रही है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द ट्रांसफर, जिस डेट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई उसके इमीडिएटली 2 साल प्रीसीडिंग से खेती उस जमीन पे होनी चाहिए, तभी आपको इस सेक्शन का एग्जम्पशन मिलेगा। लेट अस से मान लीजिए मैंने क्या किया था, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो 2022 के अंदर एक तरीके से आपका क्या आया था, 2022 के अंदर मैंने क्या किया था? प्रॉपर्टी खरीदा था। ठीक है, अब 2022 से लेकर के अभी हम कहां पे बैठे हैं? हम लोग 2025 के अंदर बैठे हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो 22 से 23 आपका 1 साल हो गया, 23 से 24 1 साल हो गया, 24 से 25 कितना हो गया? 1 साल हो गया। माने जो हमारा कम से कम 2 साल वाला क्राइटेरिया था तो वो तो फुलफिल हो गया है, और 2022 से लेकर
के 25 तक इस जमीन के ऊपर आपका केवल खेती हो रहा है। क्या हो रहा है? केवल और केवल अगर खेती हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर खेती हो रहा है तो हम लोग यहां पे और इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग किसका सेक्शन 54B को क्लेम कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समझ में आया। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, यू मस्ट बी लर्न इट, ठीक है। मेमोराइज कीजिएगा कि एचयूएफ ये जितने भी लोग हैं, ये एसएससी हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी मेंबर या कर्ता हो सकता है, वो एग्रीकल्चर पर्पस से जिस दिन आपका डेट ऑफ ट्रांसफर है उससे एटलीस्ट लगातार इमीडिएटली 2 साल तक, 2 साल बाद तक क्या कर रहा हो? खेती कर रहा हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि कब सेक्शन 54A 54B एप्लीकेबल होगा, किन किन के ऊपर होगा और किस तरीके से चीजें घूमेंगी। अब यहां पे देखिएगा वही आपकी कंडीशंस आ जाती है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? इस एग्जम्पशन की कंडीशन के बारे में। तो बार बार एक ही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द ट्रांसफर्ड एसेट, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, जो एसेट ट्रांसफर हुआ है वो कैसा होना चाहिए? एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए? मेरे हिसाब से दैट इज द अर्बन। क्या होना चाहिए? आपका अर्बन एरिया वाला होना चाहिए, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी परचेज। अब आपको क्या करना है? आपको नई एग्रीकल्चर लैंड को क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। माने बेच करके जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, क्या हुआ है? कैपिटल गेन हुआ है, वो आप कहां पे इन्वेस्ट कर दीजिए। क्या कह सकते हैं? आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोगों ने क्या किया है? री इन्वेस्ट किया है। कहां पे री इन्वेस्ट किया है? न्यू एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्ट किया है। विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर। याद रखिएगा कितने समय में जमीन खरीदना है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। यहां पे टाइम दिया गया है, जो ये पैसा आपके पास आया है ये आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कम से कम कितने साल के लिए? 2 साल के अंदर। मिनिमम कितना टाइम पीरियड दिया गया है? 2 साल का टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एग्जम्पशन इज अलाउड इवन इफ द न्यू लैंड इज रूरल और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ये आप कह सकते हैं आपको जो नई जमीन मिली है ना, आपके पास ने जो आपने नई जमीन खरीदी है वो अलाउ है। आप नई जमीन को नए रूरल एरिया के अंदर भी खरीद सकते हैं और अर्बन एरिया के अंदर भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो किस पर्पज से होनी चाहिए? एग्रीकल्चरल पर्पज से होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। माने जो आप लोग नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नई जमीन, नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहते हैं, वो आपका गांव में भी हो सकता है और वो आपका कहां पे हो सकता है? शहर में भी हो सकता है। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? न्यू एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? ये आपकी न्यू एग्रीकल्चरल लैंड की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन आपने जो बेची है ना, वो कहां पे होनी चाहिए थी? वो आपकी केवल और केवल अर्बन एरिया में, माने शहर में होनी चाहिए थी। गांव वाली प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एसेट वाली कहानी नहीं लगानी है, ठीक है। द एग्जम्पशन इज अवेलेबल ऑन द कैपिटल गेन बोथ एसटीजीसी, यानी कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। काफी टीचर यहां पे गड़बड़ करते हैं कि यहां पे ये जो एग्जम्पशन है ना, अवेलेबल तो दोनों के लिए होता है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, लेकिन प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं तो केवल और केवल कहां पे अप्लाई करेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर अप्लाई करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। आप यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ही प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सेक्शन 54B को अप्लाई करते हैं। अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप लोग लॉन्ग टर्म को ही कंसीडर करके चलेंगे। ये काफी अहम बात है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सेक्शन 54B से जुड़ी हुई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली कब, क्यों, कैसे और कहां। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी बात पूछी जाती है तो आप लोग इजीली टैकल कर पाएंगे। अब सर हमें समझ में आ गया कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इस मुद्दे पर बात कीजिए। देखिए कितना मिलेगा इस मुद्दे के अंदर हम देखने वाले हैं। हम क्या पढ़ेंगे? अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। एग्जम्पशन देखिए मिनिमम लेके चलना है, चाहे आपका कैपिटल गेन हुआ है प्लस में आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है न्यू एग्रीकल्चरल रूरल के अंदर, रूरल नहीं अर्बन आएगा बच्चा, ठीक है। वो आप नई प्रॉपर्टी तो कहीं पे भी खरीद सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, यानी कि आपने जितना पैसा खर्च किया और आपका कितना है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हुआ, जैसे अगर मैं कहता हूं मान लीजिए मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लेटर से मैंने 80 लाख का प्रॉपर्टी बेचा था, ठीक है। और मैंने क्या किया? आपका न्यू प्रॉपर्टी खरीद लिया, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट किया है अपना, कितने पैसे का किया है?
मैंने मान लीजिए मैंने आपका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो मेरे को एग्जम्पशन इनके मिनिमम अमाउंट के ऊपर मिलेगा। तो मिनिमम अमाउंट कितना है? 50 लाख। मेरे को 50 लाख पे क्या मिल जाएगा? 54B का एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो अगर आप लोग टोटल अमाउंट देखते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, सर 30 लाख बच गया। इस 30 लाख के ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेट अस से कि मेरे को 20% टैक्स पे करना है, तो मेरे को कितने पे 20% पे करना पड़ेगा? इस 30 लाख पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका इन दोनों के अंदर जो मिनिमम अमाउंट था बच्चा, उसके ऊपर मेरे को क्या मिल गया? एग्जम्पशन मिल गया है। अब कई बार क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है, लेट अस से मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है मान लीजिए 1 करोड़ का, और मैंने इसको दोबारा से एग्रीकल्चर लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है 1 करोड़। तो यहाँ पे मिनिमम की तो बात है ही नहीं। अगर आपने पूरा प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया है तो पूरे के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? 54B मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी टैक्सेबल कितने पे टैक्स देना पड़ेगा? 0 पे, ठीक है। तो यहां पे यही बात लिखी हुई है, इफ फुल कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड। आपने क्या किया है? आपने पूरा का पूरा कैपिटल गेन को इन्वेस्ट किया है, तो पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आपने पार्टली इन्वेस्टेड किया है तो एग्जम्पशन टू दैट एक्सटेंड बैलेंस टैक्सेबल, ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताई है कि आपको मिनिमम अमाउंट उठा के चलना है और वो मिनिमम अमाउंट के ऊपर आप लोग क्या कर देंगे? एग्जम्पशन लगा देंगे, ठीक है। माने इतनी अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना, जो बच जाएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। उम्मीद करता हूं क्लैरिटी मिला होगा। पूरा का पूरा सेक्शन 54B आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कब आपको 54B का कहानी रखना, ठीक है। अच्छा, एक बात और हमने की थी कि सर जैसा कि हमने सेक्शन 54 पढ़ा था, सेक्शन 54 के अंदर हमने देखा था अगर हम यहां पे 2 सिचुएशन बन रही थी, या तो हम लोग नए मकान को परचेज कर रहे थे या फिर हम लोग कंस्ट्रक्ट करा रहे थे। तो हमने देखा था कि हमको यहां पे टाइम पीरियड दिया गया था 3 साल का। अगर हम लोग नया मकान बनवा रहे हैं, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद तक का टाइम दिया गया था, कितने टाइम में आपको नया मकान परचेज करना है। और अगर आपको याद हो तो यहां पे बात की गई थी, जब तक जो आपके पास कैपिटल गेन हुआ है, जो भी आपके पास क्या है कैपिटल गेन है बच्चा, उस कैपिटल गेन का क्या करना है। अगर आप सभी को याद हो तो हमने देखा था ये जो कैपिटल गेन है ये हमें कहां पे रखना पड़ेगा? कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर। कहां पे रखना पड़ेगा? कैपिटल गेन अकाउंट के अंदर। क्या ऐसी कंडीशन यहां पे भी है जो आपने कहा कि आपको एक नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी पड़ेगी? तो कुछ ऐसा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको क्या बोला था हम लोगों ने? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS। याद होगा, मैंने लिखा भी था CGAS माने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इफ द एसएससी डज नॉट यूटिलाइज द कैपिटल गेन फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फिलिंग रिटर्न, ठीक है ना। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट से पहले अगर वो बंदा परचेज नहीं करता है एग्रीकल्चरल लैंड को, द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड। माने आपको कहां पे डिपॉजिट करना पड़ेगा? ये आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना, ठीक है। माने सिमिलरली सेक्शन 54 में जो आपने पढ़ा था, सेक्शन 54 में जो पढ़ा था, वहां पे भी डिपॉजिट करना था, यहां पे भी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग डिपॉजिट नहीं करते हैं तो फिर समस्या परेशानी आपको रहेगी, फिर आपका अमाउंट टैक्सेबल हो सकता है, आपको टैक्स देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि सारी बातें क्लियर रही होंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात, और ये जो आपका ट्रांसफर ऑफ न्यू लैंड विद इन द 3 ईयर अगर आप लोग करते हैं, 3 साल के अंदर नई लैंड को भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो याद रखिएगा इफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज ट्रांसफर्ड, नई जमीन आपने खरीदी, उसको अगर आपने विद इन 3 ईयर ट्रांसफर कर दिया है, तो इट्स परचेज के जो 3 साल आपने खरीदा उससे 3 साल के अंदर अगर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है, द एग्जम्पशन इज विड्रॉन। आपका एग्जम्पशन क्या हो जाएगा? विड्रॉ हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपको एग्जम्पशन मिला है 54B का, वो विड्रॉ हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा ध्यान में देना है। माने नई एग्रीकल्चर लैंड जो आपने खरीदी है 3 साल तक उसको आप लोग बेच नहीं सकते हैं, अगर आप लोग इस एग्जम्पशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। अर्लियर एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन विल बी टैक्स्ड एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ द ट्रांसफर, ठीक है। ये छोटी सी बात है, आपका जो पहले हुआ था वो आगे जाके हम उसको एक तरीके से विड्रॉ कर लेंगे, तो बैलेंस कर देंगे। टैक्स के अंदर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा तो वहां पे इस तरीके की
केस देखे भी थे और काफी हम लोग पढ़ने भी वाले हैं। क्लियर? तो ये माय डियर फ्रेंड्स आई थिंक आपका कंप्लीट हो गया है। दिस इज व्हाट सेक्शन 54B, जो कहां से जुड़ा हुआ है? सेक्शन 54B आपका जुड़ा हुआ है एग्जम्पशन अगर आप लोग लेना चाहते हैं कैपिटल गेन से। अगर आपको कैपिटल गेन एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर से हुआ है और वो लैंड आपका कहां पे था? अर्बन एरिया के अंदर था, तो उस केस में आप लोग 54B को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लैरिटी मिला, फ्रेमवर्क बना, समझ में आया 54B कब लगेगा, क्यों लगेगा, कहां लगेगा और एग्जैक्टली कितना अमाउंट आपका एक तरीके से एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, क्लैरिटी मिला होगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक सेक्शन और पढ़ लेते हैं। आई थिंक अभी ये समय बाकी है, ज्यादा लंबा हम लोग लेक्चर करेंगे नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो एक लेक्चर के दरमियान। चीजों को प्यार से, आराम से, धीरे धीरे, है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, उसी तरीके से आराम आराम से करेंगे। पर हाँ, चीजें आपको समझ में आए ऐसे तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है सारे सेक्शन का एक चार्ट मैंने बनाया, पढ़ के मैं चला गया, आपका 30 मिनट खराब हो गया। नहीं, एक एक चीज को इत्मीनान से, धीरे धीरे, डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के, डेप्थ में जाकर के आपको समझना है। बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है यार, कमेंट करके जरूर बताया करो। और हाँ, कहीं पे कैलकुलेशन के दरमियान कहीं पे एक तरीके से अगर टंग स्लिप हो जाती है, उस केस में अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है तो उस चीज को प्लीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो जानबूझ के मिस्टेक नहीं करता और मिस्टेक हो जाता है। ठीक है ना, इट्स ह्यूमन बिहेवियर, आप लोग समझते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी, मिस्टेक हो जाता है। तो अगर हो भी जाए तो उस चीज को आपको फॉरगिव कर देना है। हाँ, कंटेंट कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें। और हाँ, रिसेंटली हम लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। ये जर्नी जो करीब करीब 24 जुलाई 2024 को मैंने शुरू की थी, आज से करीब करीब आप लोग मान के चल सकते हैं 14th मंथ, यानी कि 14 महीने पहले, यानी कि 1 साल 2 महीने पहले हमने बीकॉम के लिए इस चैनल को शुरू किया था। इसी एक तरीके से इंटेंशन के साथ कि जो क्वालिटी एजुकेशन हायर एजुकेशन के अंदर बच्चों को नहीं मिल पा रही है, चाहे वो बीबीए के बच्चे हो, चाहे बीकॉम के बच्चे हो, और हम आगे प्लान कर रहे हैं चाहे वो एमबीए एमकॉम के बच्चे हो, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, एक सिस्टमेटिक रोड मैप प्रोवाइड कर पाए। क्योंकि हिंदुस्तान में न जाने सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर लाखों बच्चे बीबीए बीकॉम के अंदर एडमिशन लेते हैं। और इस कड़ी में आप सभी ने आपका पूरा पूरा साथ दिया, आप सभी ने बड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाया। और रिसेंटली आप सभी की हेल्प से इस चैनल के ऊपर हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं नवंबर दिसंबर तक हम लोग बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर 50K के टारगेट को भी कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को दबा के सब्सक्राइब करना। चलिए अब वापिस से मुद्दे पर आते हैं, प्रमोशन से हटते हैं और कंटेंट पर आते हैं। देखिए अगला सेक्शन क्या है, मैंने बताया सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 54 को पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, 54B को पढ़ा, एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे 54D को। बच्चा काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा ये सेक्शन 54D। ये क्या है सेक्शन 54D? सबसे पहले आप लोग समझिएगा, ये वाला जो सेक्शन है ये जुड़ा हुआ है जो भी फैक्ट्री ओनर है। क्या है? आपके फैक्ट्री ओनर है ना, जिनके पास फैक्ट्रियां लगी हुई है, उनसे जुड़ा हुआ है। वहां पे जो आपका कैपिटल गेन होता है ना, उस केस में जुड़ा हुआ है, जिसको आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहां पर कैपिटल गेन होता है ना, तो उस केस में आप लोग क्या कहते हैं, सेक्शन 54D का बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बहुत गहराई में जाकर के हैं, बुनियादी तौर पे फर्क आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। आगे आप लोग 54F भी पढ़ेंगे तो वहां पे दिक्कत होगी। तो इसलिए आप लोग समझ जाइएगा, अगर आपको कैपिटल गेन होता है कहां से, देखिए यहां पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहां पे हुआ है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। ध्यान रखिएगा, आपकी मजबूरी थी, गवर्नमेंट ने, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका लोकल अथॉरिटी हो, उन सब ने आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग था उसका कंपल्सरी एक्विजिशन किया है। आपने आपकी जमीन को बेचा नहीं है, ट्रांसफर नहीं किया है, सेल नहीं किया है। लेकिन जैसे आपकी एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, वहां से मान लीजिए मेट्रो बनेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको आपकी कीमत से बहुत ज्यादा पैसा आपके जमीन का दे देता है और कहता है आप लोग कहीं पे भी खरीद सकते हैं। तो इसी तरीका, दिस इज कॉल्ड द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। और ये जो आपका एक्विजिशन है ना, ये किसकी बात हो रही है, इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन जिसके पास इंडस्ट्री लगा हुआ है और उसकी इंडस्ट्री की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपका कंपल्सरी एक्विजिशन होता है उसकी लैंड और बिल्डिंग का,
तो उस केस में क्या आपको बेनिफिट मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एग्जम्पशन ले सकते हैं ऑफ द सेक्शन 54D का। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। अब आगे चलिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें जिन पर आपको ख्याल रखना जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ, आप लोग पढ़िएगा इस चीज को। ये क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं 54D को, एग्जम्पशन ऑफ द कैपिटल गेन। इस मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके हैं। फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हो रहा है, कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है। अब मेरी बातों को ध्यान से गौर से समझिएगा। आपका जो सेक्शन 54D है ये आपको प्रोवाइड करता है एग्जम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन। कहां से, कैपिटल गेन से, अराइजिंग फ्रॉम द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। याद रखिएगा, ये बार बार मैं शब्द बोल रहा हूं, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, ये आपका एक फॉर्मिंग पार्ट है किसका, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का। इफ द कंपनसेशन इज यूज्ड, अब इसके बदले जो आपको कंपनसेशन मिला है, जो पैसा मिला है, अगर आप उसको यूज करते हो एक्वायरिंग अ न्यू लैंड और ए बिल्डिंग फॉर शिफ्टिंग, आप क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं या रीएस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं द इंडस्ट्री। क्लियर है। अब आपको ध्यान देना है, हुआ क्या, बिल्कुल सिंपल सा केस है, कोई रॉकेट साइंस आपको यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग मान लीजिए आपकी कोई इंडस्ट्री लगी हुई थी, ठीक है ना, आपके पास कोई भी फैक्ट्री लगी हुई थी, ठीक है, उस फैक्ट्री की जो लैंड एंड बिल्डिंग है, यहां पे दो शब्द मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, इस लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज है उनने कंपल्सरी एक्विजिशन किया है, ठीक है। आप लोग क्या कह सकते हैं, यहां पे क्या हो गया है, इसका आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया है, जिसके बदले आपको अच्छा खासा पैसा मिल गया है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, आपको एक कंसीडरेशन मिला है, ठीक है। इस कंसीडरेशन को आपने कहां पे यूज किया, आपने शिफ्ट किया है, या तो आप लोगों ने अपनी जमीन को, अपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया है, या रीस्टेबलाइज्ड किया है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, रीस्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो आपने क्या किया है, रीस्टेबलाइजमेंट किया है या फिर शिफ्ट किया है। कहां पे, सेम बात है। अगर आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं या फिर अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, अगर आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं, तो उस केस में आप लोग किसका एग्जम्पशन ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एग्जम्पशन ले सकते हैं ऑफ द सेक्शन 54D का। क्लियर, समझ में आया, बहुत बेसिक सी बात थी, मैंने सारी बातें बहुत आसान तरीके से समझा दी हैं। अगर आपका ये जो सेक्शन 54D है ये प्रोवाइड करता है एग्जम्पशन, अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है, अराइज कहां से, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इफ द कंपनसेशन इज यूज्ड टू एक्वायर ए न्यू लैंड बिल्डिंग फॉर द शिफ्टिंग और रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल गेन कैसे होगा, मान लीजिए आपकी जो बिल्डिंग है या फिर आपका जो इंडस्ट्री है उसका कीमत था 10 करोड़ रुपया, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपको ऑफर किया है 40 करोड़ रुपया, ठीक है। यहां पे आपको कितना कैपिटल गेन हुआ, मोटा मोटा एक रफ आइडिया लेके चल रहा हूं, 30 करोड़ रुपया। तो यहां पे आपको हो सकता है आपको 20% कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़े, लेकिन सरकार कहता नहीं, क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, इसलिए हम लोग आप 54D का बेनिफिट आपको देंगे, ठीक है। यहां पे कितना बेनिफिट मिलेगा वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द इंडस्ट्रीज अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एक्विजिशन, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी एक्विजिशन करता है उससे अफेक्टेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या प्रोवाइड करने के लिए, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए आपका कौन सा सेक्शन बनाया गया, सेक्शन 54D, ठीक है। तो फर्क समझ में आया, यहां पे आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक्विजिशन चल रहा है, इसलिए आपकी मजबूरी है, आपको आपके हाथ में नहीं है चीजें, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और वहां पे जो कैपिटल गेन होगा उस केस में गवर्नमेंट कहता है कि हम लोग आपको रिलीफ देंगे अंडर द सेक्शन 54D, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है। अब यहां पे देखिए कब कब एप्लीकेबल होगा, हाँ काफी इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने देखिए सेक्शन 54 पढ़ा, इसके बाद आपने क्या पढ़ा, सेक्शन 54B पढ़ा। दोनों के अंदर हमने देखा या तो इंडिविजुअल इसको क्लेम कर सकता है या तो फिर आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसको क्लेम कर सकता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सेक्शन 54D पढ़ रहे हैं। ये जो सेक्शन 54D है ये सभी एसएससी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ऑल एसएससी, याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, ऑल एसएससी इसको क्लेम कर सकता है। ऑल एसएससी मतलब चाहे वो आपका इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कंपनी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, आर्टिफिशियल
पर्सन हो या लोकल अथॉरिटी हो, कोई भी हो, ठीक है, सभी क्लेम कर सकते हैं। तो एप्लीकेबल किस किस के ऊपर है? ऑल एसएससी। ऑल एसएससी का मायना क्या है यहाँ पे मैं बता चुका हूं, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म हो गया, कंपनी हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। अब एसेट ट्रांसफर्ड, देखिए क्या एसेट ट्रांसफर हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, या फिर दोनों ही ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। किसकी क्या एसेट ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, लैंड एंड बिल्डिंग, ये दोनों ही हो सकते हैं। कंपल्सरी एक्वायर्ड हुए हैं, क्या हुए हैं ये? लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना। तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जिस जमीन की बात हो रही है, अगर आप लोग 54D की बात करते हैं तो एसएससी इसको किस पर्पस में यूज कर रहा हो? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में यूज कर रहा हो, फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर द एक्विजिशन। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। मान लीजिए आपकी जो एक्विजिशन है वो 1/4/2020 को ही है, ठीक है। आप लोग ये मान के चले, कब हुई आपकी एक्विजिशन? 1/4/2020 को। ये तो कंडीशन क्या कहती है, अगर आप लोग इस एक्विजिशन के ऊपर क्लेम करना चाहते हैं 54D को, तो कंडीशन ये है, जो आपका एक्विजिशन हुआ है इससे बिफोर 2 साल ले लीजिए इमीडिएटली, और ये 2 साल के दरमियान ये जो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है, किसकी बात हो रही है? लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है। ये किस पर्पज में होनी चाहिए? ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या कह सकते हैं? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा सीन होता है तो उस केस में आप लोग किसको क्लेम कर सकते हैं? 54D को क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, कोई लोचा नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कंडीशंस क्या है मैं बता चुका हूं, आपका एसेट ट्रांसफर होगा। क्या ट्रांसफर होगा? लैंड भी ट्रांसफर हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। और कहां पे जाएंगे? कंपल्सरी एक्विजिशन मस्ट बी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कौन कर सकता है? लोकल अथॉरिटी। मैंने शुरू में बताया था तीनों बॉडीज क्या कर सकती हैं? आपका कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती हैं। द एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये भी मैं बात बता चुका हूं, आपका कब यूज होगा? इंडस्ट्रियल बिजनेस जो है आपकी, जो प्रॉपर लैंड एंड बिल्डिंग है, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के अंदर होनी चाहिए। और जिस डेट को आपका एक्विजिशन हुआ है, करीब करीब उससे 2 साल पहले, आपका एक्विजिशन से 2 साल पहले तक वो बिल्डिंग चली हुई होनी चाहिए। किस केस में? आपका बिजनेस होना चाहिए, मतलब सीधी सीधी बात है, ठीक है। द एसएससी मस्ट परचेज और कंस्ट्रक्ट। अब यहां पे क्या करेगा? यहां पे जो आपका नया पैसा, आपको कैपिटल गेन हुआ है ना, उस केस में या तो वो परचेज करेगा एसएससी उस पैसे को, या तो क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपको 54D का बेनिफिट लेना है। लैंड एंड बिल्डिंग या दोनों, फॉर शिफ्टिंग और रिस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग within the 3 years from the date of the receipt of the compensation। आपको जिस डेट को पैसा मिला है ना गवर्नमेंट की तरफ से, जिस डेट को पैसा मिला, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी नई बिल्डिंग और या जो आप लैंड कहते हैं, दोनों आपको परचेज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है, माने आपको 3 साल तक का समय दिया जाता है, जो आपको कैपिटल गेन हुआ है 3 साल के अंदर अगर आप लोग नई लैंड और बिल्डिंग को खरीद लेते हैं, दोनों को खरीद लेते हैं, तो आपको 54D का बेनिफिट दे दिया जाएगा, एग्जम्पशन दे दिया जाएगा। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए अमाउंट क्या है, अमाउंट वही है, एग्जम्पशन आपको मिनिमम लेके चलना है। किसका मिनिमम? जो आपको कैपिटल गेन हुआ है प्लस में जो आपने इन्वेस्ट किया है न्यू लैंड और बिल्डिंग के अंदर। अगर आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर आपने कोई पार्ट इन्वेस्ट किया है तो वही आपका प्रोपोर्शनेट आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जांपल से समझाता हूं, लेट अस से मेरा जो लैंड एंड बिल्डिंग था उसका एक्विजिशन गवर्नमेंट ने कितने में किया है? लेट अस से कि मैं कह देता हूं 50 करोड़ में किया है, ठीक है। और उसका फेयर प्राइस क्या था? प्राइस में मान लेता हूं लेट अस से कितना प्राइस है आपका, ये मान लीजिए आप लोग, लेट अस से कि उसका प्राइस था 10 करोड़ रुपया, ठीक है। मेरे को कैपिटल गेन कितना हुआ? कैपिटल गेन आपको हुआ है टोटल 40 करोड़ का, ठीक है। इस 40 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मेरे को क्या करना, अभी यहां पे अगर आप यहां पे देखेंगे 50 करोड़ का जब आपने बेचा, ये आपका प्रॉपर्टी सोल्ड हो गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। और ये जो आपने नया प्रॉपर्टी कितने में खरीदा है? 10 में। तो यहां पे इसके ऊपर आपका सेक्शन 54D लग जाएगा। या फिर आप लोग ऐसा करते हैं कि 50 करोड़ आपको मिला, 50 करोड़ ही इन्वेस्ट कर दिया, फुल आपका कितना बचा? 0। तो 50 करोड़ के ऊपर आपको कितना मिल जाएगा? 54D मिल जाएगा। माने अगर आपने सारा कैपिटल गेन इन्वेस्ट किया तो सारे के ऊपर एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आपने प्रोपोर्शनेट किया तो आपको मिनिमम लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मिनिमम कौन है? यहाँ पे अगर आप लोग मिनिमम अमाउंट की बात करते हैं 50 और 10 में कौन मिनिमम है? 10 है। तो आपको इसके ऊपर आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना। जो अमाउंट बच गया 40%, लेटेस्ट से इसके ऊपर आपको कैपिटल गेन देना है 20%, ठीक है। तो आपको समझ में आई ये बात? तो आपको थोड़ा सा लॉजिक पुट करना है। सेम सा फॉर्मूला करीब करीब यहाँ पे चलने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा
कि यहाँ पे भी अनयूटिलाइज अमाउंट को जब तक आप लोग प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर नहीं खरीदते हैं तो क्या आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर रखना पड़ेगा? तो यस, यहाँ पे जो आपका अनयूटिलाइज अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका कैपिटल गेन जो आपका अकाउंट स्कीम है उसके अंदर। जब तक आप लोग पैसे को 3 साल के अंदर, कितने साल की बात हो रही है? 3 साल के अंदर का समय दिया गया है ना, 3 साल के अंदर आपको नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाना है, नई लैंड को खरीदना है, वो सारी बातें क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अगर आपने 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी को, जो आपने नई बिल्डिंग खरीदा है उसको, नई बिल्डिंग की बात हो रही है, नई लैंड की बात हो रही है, अगर उसको ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है ना, जो आपने परचेज किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, तो उस केस में आपका विड्रॉवल ऑफ एग्जम्पशन हो जाएगा। ये आपको थोड़ा याद रखना है। माने जो आपको 54D का बेनिफिट दिया जाता है ना, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, द अर्लियर एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन, जो पहले आपका कैपिटल गेन हुआ है, विल हैव बीन टैक्सेबल एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो अभी आपकी आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैं पिछली क्लास के अंदर आपको 54 समझा चुका हूं डिटेल में। आज की क्लास के अंदर मैंने बताया सेक्शन 54B क्या होता है, और आज की क्लास के अंदर हमने समझा सेक्शन 54D क्या होता है। सेक्शन 54D क्या है, सेक्शन 54B क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, तमाम इंपॉर्टेंट बातों को आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिला होगा, अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, और ये जितने भी सेक्शंस हम लोगों ने पढ़े हैं ना, उसको लेकर के आपको एक बुनियादी तौर पे समझ विकसित हुई होगी। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए करें। चैनल पे पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी जितने भी मेरे भाई बंधु मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहे हैं, बने रहे हैं, आप सभी का आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।